हेलो हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग कुछ ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी जेआरएफ में मदद करे, जेआरएफ एक्सप्रेस। आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि इसमें होंगे आपके पीवाईक्यू प्लस क्विक रिवीजन, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा इसमें। और ये फाइनल प्रिपरेशन होगी आपके जेआरएफ के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का नेट के बाद जेआरएफ नहीं हो पाता है। तो पेपर 1 के लिए हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इस चैनल पर चलाई हुई हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ में आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के साथ में फास्ट फॉरवर्ड में होंगे क्वेश्चन, और आप उसका आंसर भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आपका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा वीडियो में कैसे कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी उसके साथ में। तो आप ये मान के लिए आप गाड़ी की पेटी बांध लीजिए, बिल्कुल एकदम तरीके हो जाइए सीट की पेटी को। तो हम लोग कर रहे हैं जेआरएफ एक्सप्रेस स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपको आंसर देना है, एंड दैट स्टार्ट बाई एक्सप्लेनेशन, जो आपके होंगे नोट्स एक प्रकार से। और पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी पीडीएफ जितनी वीडियोस होती हैं सारी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी। यदि ओल्ड वीडियो है तो उसको फाइल सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके का आपको लोगो मिलेगा, नाम मिलेगा पॉलिटिकल मंत्रा टेलीग्राम का। इसके साथ में हमारे, अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ में जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं जाके, जो आपको पुरानी ओल्ड वीडियोज़ हो चुकी हैं। और इसके प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक देना अंत में वीडियो के, आपको कैसी लगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, और इसकी मतलब मैं बता देता हूँ इसमें खासियतें। सबसे पहला, इसमें किस डेट को है ये आपको लिखा मिलेगा, यानी 25 जून की 2025 को शिफ्ट 1 में था लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन, और इनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, मतलब एक कह सकते हैं अनुभवात्मक अधिगम को समर्थन देने में किससे नहीं हो सकती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब आपको ध्यान रखना है, कि जब आपसे पूछेगा कैन नॉट बी, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। हो सकता है आपने जल्दी में ना पढ़ा हो, नहीं, 3 इसमें सही, एक गलत होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से। एक तो होता कोच, कोच की भूमिका निभाना, मेंटोर की भूमिका निभाना, ट्यूटर की, एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए एक टीचर जो होता है ना, वो 3 भूमिका तो निभाता है, बट आपकी टेक्नोलॉजी की भूमिका को नहीं निभाता, ठीक है, अनुभवात्मक में। आपने देखा क्वेश्चन था 25 जून को शिफ्ट 1 का, इसमें प्रौद्योगिकी नहीं था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जो अनुभवात्मक होता है, शिक्षक में मानव सुविधा यानी फैसिलिटेटर का काम करता है, सहायता देता है, बैक मतलब कह सकते हैं एक सपोर्ट सिस्टम। कोच, मेंटर और ट्यूटर, ये सभी मानवीय भूमिकाएं, ठीक है, मतलब एक टीचर से अनुभव में। अनुभवात्मक अध्ययन में शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन देता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनके अनुभवों से सीखने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, यह एक टूल होती है, ठीक है, जिसका उपयोग शिक्षक अधिगम को बढ़ाने के लिए, इसे कहते हैं टीचिंग एड्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और मल्टीपल एक्सपेक्ट हो सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। और शिक्षक स्वयं तकनीक नहीं बन सकता, बल्कि वह तकनीक का उपयोग करता होता है, ठीक है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन में हमें मिला कि एक्सपीरियंस लर्निंग, अनुभव से जो चीज़ गैप की जाए, एक फैसिलिटेटर के रूप में टीचर काम करता है। अगली बार क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये हटा दे, उसका पूछेगा मतलब स्टेटमेंट टाइप में दे दे कि कोच होता है, मेंटर होता है, ट्यूटर, इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। जिसको आपको ध्यान रखना कि कोच होता है, मेंटर होता है, ट्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 25 जून की शिफ्ट 1 का है, द फुल फॉर्म ऑफ AICTE। देखिए अगर ये कुछ सारे फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, जैसे कि NCERT का याद कर लीजिए आप, UGC ऐसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूछा जो PYQ में आपके पूछा जा चुका है, AICTE PYQ क्वेश्चन आपका है। मल्टीपल जो NCTE का, नेशनल कमीशन फॉर टेक्निकल टीचर एजुकेशन आपका हो गया। मतलब अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो शॉर्टकट बनाए, जैसे इग्नू का हो गया, तो इन तरीके का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होगा आपका, ठीक है। और अधिकतर आप इंग्लिश में ही याद करने का प्रयास करें। रीज़न क्या होता है, हिंदी में कभी कभी उसका जैसे ट्रांसलेशन में जो होता है उसका कुछ अर्थ होगा, बदलेगा, आपने कुछ और याद किया होगा हिंदी में उसका बदल, पर इंग्लिश में ही आपको टर्म अच्छे से याद रहेगी। इसका है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फ़ायदा क्या मिला, इससे आपको ये पता चलेगा कि इसकी स्थापना कभी पूछ देते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाइए आप कभी, तो आपको इसको याद रखना अच्छे से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, एक सलाहकार निकाय के रूप में थी, मतलब एक कह सकते हैं एडवाइजरी बॉडी के रूप में हुई थी, लेकिन इसे संसद के एक अधिनियम 1987 द्वारा स्टेचुरी बॉडी का दर्जा प्राप्त हुआ।
अब मैंने बताया ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था, इसका फुल फॉर्म का एक पूछा जा चुका है, इसने कब सलाहकार निकाय के रूप में और एक अधिनियम के तहत कब बनी, तो स्टैचुटरी बॉडी आपकी बनती है 1987 के थ्रू, ठीक है। कार्य क्या इसका है, आईसीटी मतलब जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो टेक्निकल एजुकेशन देने के फील्ड में काम करती है। प्लानिंग और विकास और रेगुलेशन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग, देखिए इसमें स्ट्रीम देख लीजिए, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला और फार्मेसी जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है। अभी मेरा बताने का क्या रीज़न है, क्योंकि एक पीवाईक्यू आप पिछला अभी जब मैं कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। एक एआईसीटी से पूछा था कि इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं, याद कर लीजिए, इसमें इंजीनियरिंग भी है, प्रौद्योगिकी भी, प्रबंधन भी है, आर्किटेक्चर भी है, फार्मेसी भी है। स्टेचुरी बॉडी कब मिली, 1987 में बनी। 1945 में एक रेगुलेटिंग नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल बॉडी थी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी बॉडी ग्रुप में, ठीक है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। स्वजनित फीडबैक किसे नहीं माना जाता है, असोरेंस, पूर्वावलोकन यानी कि आप ना देखना, दोबारा का अवलोकन करना, रिट्रैक्टिंग करना, पुनर्निर्धारण करना, या अवलोकन। तो स्वजनित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आंसर कौन सा होगा, आप जानते हैं इसमें से, एश्योरेंस नहीं होता, आश्वासन नहीं होता इसमें, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए, स्वजनित फीडबैक वह जानकारी होती है जो व्यक्ति अपने प्रदर्शन, क्रियाओं और आंतरिक संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव से अवलोकन या मूल्यांकन करके प्राप्त होता है। यह बाहरी स्रोतों पर निर्भर करता है, यानी कि दूसरे जरिए से। एश्योरेंस यह एक मानसिक स्थिति है, ठीक है, आश्वासन होना, किसी चीज़ का दिमाग में आ जाना, ठीक है। यानी व्यक्ति ये भरोसा होना कि कार्य सफल होगा, यह स्वयं में प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी उत्पन्न करने की सक्रिय प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। पूर्वावलोकन में क्या होता है, यह भविष्य की कार्रवाइयों को मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास करना और अपेक्षित परिणाम की तुलना में लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब अपना ही अवलोकन करना कि हमारी पुरानी गलतियां कहीं, उसको समझाना, कॉग्निटिव में दिमाग में रखना बार बार चीज़ों को। रिट्रेसिंग करना यानी कि यह पिछली गलतियों को खोजने के लिए चरणों को दोहराने, पुनरावलोकन की प्रक्रिया है, जो कि एक प्रदर्शन मतलब आधारित फीडबैक होगा। ऑब्जर्वेशन करना, यह अपनी कार्रवाइयों के परिणामों को देखना और मानकों से तुलना करना, जैसे आपने क्या किया बनाम क्या होना चाहिए था, जो के लिए प्रदर्शन आधारित फीडबैक है। आश्वासन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो 3 याद कर लीजिए अपने नोट्स में, ऐसे कैड करना है। ऊपर लिखना है आपको स्वजनित फीडबैक, स्वजनित फीडबैक इस तरीके से, फीडबैक उसमें लिख लीजिए प्रीव्यू, इसे हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख सकता है, रिट्रेसिंग और ऑब्जर्वेशन। बस 3 पॉइंट आप बना लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा नोट्स। इस तरीके से आप बनाइए नोट्स को, शॉर्ट नोट्स में जल्दी रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पे फ़ायदा करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी रिपीट हो जाते हैं एक ही एग्जाम में। जैसे मान लेते हैं इस बार एग्जाम में आया तो अगली बार आपके एग्जाम को क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक कह सकते हैं एक प्रकार से आपके लिए फ्री के पॉइंट्स, मतलब ज़्यादा याद नहीं करना पड़ा, उसके लिए पता ही था कि पहले क्वेश्चन है तो याद कर लिया। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके से कि लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्टिव कैसे होगा। तो देखते हैं कि कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त छात्र सहायता होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए, एंगेजिंग पैडागोजी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने के तरीके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें से पूछा है। और व्यवस्थित भी करना है कि आपको बताना है, देखिए ये चीज़ें हो गई, बट उनको बताना है कि सीक्वेंसिंग क्या होगी, कैसे आप रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, ये वाला CDABE देखते हैं पहले तो कैसे सीक्वेंस देखना। जैसे मैंने लिखा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को पूरा लिख, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आप घटक को एक ऐसे बना लीजिए शॉर्टकट में। तो अप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए सबसे पहले नंबर तो। क्या पढ़ना है, मतलब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या पढ़ना मतलब कि ब्लूप्रिंट, किसी भी शिक्षण वातावरण सबसे पहले विषय वस्तु पता हो कि कंटेंट पढ़ाना क्या था, ठीक है। फिर आता है एंगेजिंग पेडागोजी होनी चाहिए आपके पास में, कैसे पढ़ाना है, मेथोडोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम तय होने के बाद उसे रुचिकर और प्रभावी तरीके से वितरित करने की विधि तय होती है। तो यानी पहले तो हो गया अप्रोप्रिएट करिकुलम एंड एंगेजिंग पेडागोजी हो गई। उसके बाद में कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। शिक्षण के दौरान ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक होता है, क्योंकि बार बार जब फीडबैक धीरे बीच बीच में मिलता रहेगा तो जो टीचर को भी और स्टूडेंट को दोनों को इम्प्रूवमेंट करने का टाइम मिल जाता है और सही करने का भी। फिर एडुकेट मिलना चाहिए आपके, स्टूडेंट सपोर्ट होना चाहिए, यानी इंटरवेंशन, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर कमजोरियों को दूर करने और सीखने को बढ़ाने के लिए समर्थन, काउंसलिंग और रिमेडिएशन किया जाना चाहिए। उसके बाद में रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बाद में, यानी पर्यावरण द फाउंडेशन, यद्यपि यह भौतिक रूप सबसे पहले आता है लेकिन
शैक्षिक प्रक्रिया की निरंतरता में यह परिवेश और उपकरण है। तो अप्रोप्रिएट करिकुलम, इंगेजिंग पेडागोजी, कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, एडुकेट, स्टूडेंट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या कहूँ, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग में, मतलब इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी कैप जिसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। और आपके जो कॉग्निटिव के थे दो, एक बार अपडेट हुआ है 56 में आया था, फिर उसके बाद एक बार अपडेट हुआ उनके, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट्स ने ही उनको अपडेट किया। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये बता रहा है कि इसको लोअर से लेकर हायर ऑर्डर थिंकिंग में लगाना है। एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग एंड रिमेंबरिंग को पहले कौन सा है फिर बाद में कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2, यानी EBCAD। देखिए, सबसे पहले होता है रिमेंबरिंग करना। मेन पॉइंट है इसका है रिमेंबरिंग, यानी याद कुछ करेंगे आप, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे उस चीज़ को, फिर एनालाइज एंड इवेल्युएटिंग। तो देखते हैं तथ्यों और मूलभूत अवधारणाओं को याद करते हैं सबसे पहले नंबर हमें, फिर विचारों या अवधारणाओं को समझते हैं, उसके बाद लागू करते हैं किसी नई स्थिति में। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी उसको नई स्थिति में लागू किया, एनालाइज किया, विचारों के बीच में संबंध स्थापित करना या भागों में तोड़ना, और फिर मूल्यांकन करना, निर्णय लेना और किसी मत को अच्छे सिद्ध करना। मतलब अगर उस चीज़ को ना समझे तो आप इसको याद कर लीजिए। रिमेंबर हम कुछ करते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में कुछ फिर अप्लाई करते हैं उसी चीज़ को नई जगह पे, फिर उसको एनालाइज करते हैं एंड फिर आप इवेल्युएट करते हैं। और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो ये है। ठीक है, आपकी रिमेंबर हो गई, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। देखा, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। अब मैंने इसलिए इसको दे दिया डेटा, एक बार आप नोट्स कर लेना, क्योंकि कभी कभी इवेल्युएट के अंदर भी पूछ सकता है रिमेंबर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए मैं बताता हूँ। रिमेंबर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, मेमोरीज रिपीट करते हैं। पर अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ को क्लासीफाइड, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सिलेक्ट एंड ट्रांसलेट। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाती हैं चीज़ें। अप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब नई जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसे मैथ्स के सवाल, यूज़, डेमोस्ट्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ को, शेड्यूल एंड स्केच बनाते हैं। एनालाइज क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं अमंग आइडियाज़ के बीच में, जैसे डिफरेंशिएटेड, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट, जस्टिफाई व स्टैंड और डिसीजन करते हैं। फिर एवेल्युएट करते हैं कि सही गलत क्या है, यानी आर्ग्यू करते हैं, डिफेंड करते हैं, जजेज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, वैल्यू, क्रिटिक। इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी ओल्ड वाली। ठीक है, इसमें था नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। यानी नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन करते हैं उसका हम लोग, फिर एप्लीकेट करते हैं, एनालाइज, सिंथेसिस एंड लास्ट में इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका है साइकोमोटर। और ये बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, वैसा तो नहीं कह सकते सभी शिफ्ट में, बट हो सकता है डेफिनेटली हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिले आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी का। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। लिखना कैसा, इमिटेशन मतलब कैन द स्टूडेंट कॉपी द बिहेवियर वाइल ऑब्जर्व, एक डेमोस्ट्रेशन को उसने बिहेवियर को, मतलब एक इमिटेट किया अपने शरीर में, मतलब एक बिहेवियर को लिया। फिर मैनिपुलेट किया, कैन द स्टूडेंट परफॉर्म सर्टेन एक्शंस फ्रॉम मेमोरी, जो उसके दिमाग में सेट ऑफ डायरेक्शन थे उसको किया। उसके बाद कैन द स्टूडेंट परफॉर्म द स्किल विद द प्रिसिजन एंड विदाउट असिस्टेंस के बिना उसने किया। फिर उसने आर्टिकुलेशन, कैन द स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एंड अडेप्ट एक्शन फॉर कंसिस्टेंसी एंड novelty. And then naturalization, can the student perform the skill from memory without much support thought। उसके कह सकते हैं नेचुरल हो गया उसके बॉडी। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, पहले हम किसी को देख के करते हैं, सीखते हैं ना माइंड में कि ये चीज़ ऐसे 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 हुई। मोटरसाइकिल को देख लीजिए, साइकिल को, या फिर आप कार को देख लीजिए, तो फिर धीरे सीखते हैं। फिर उसको हम लोग एक बार साथ में किसी के साथ करते हैं, फिर कुछ समय बाद कुछ अकेले चलाते हैं, फिर हम लोग याद रखते हैं कि किसी का ब्रेक है, किस समय करना है चीज़ों को लेकर। फिर लास्ट में हम लोग क्या होता है, वो हैबिट में आ जाती है चीज़ें कि कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड को बढ़ाना है, कब गियर को चेंज करना है। तो दैट्स अ नेचुरल। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से याद कर लीजिएगा। इसका शॉर्टकट है इम्पैन। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और सबसे लास्ट, लास्ट तो नहीं कह सकते बट डेफिनेटली आपका एक है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक डोमेन होता है ये।
इसमें क्या होता है, हम लोग रिसीव करते हैं कुछ मार्केट से कुछ चीज़ें रिसीव, मतलब मार्केट का मतलब सेंस द एग्जाम्पल के लिए आप बाहर हैं तो आपने कुछ रिसीव किया, फिर इसको रिस्पॉन्ड भी आपने किया, फिर वैल्यू किया, वैल्यू दी उस चीज़ को, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर कैरेक्टराइज किया। इसे हम लोग कहते हैं आर स्क्वायर, यानी RRVOC। और ये चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोअर थिंकिंग में कौन से हैं अफेक्टिव में, और हायर थिंकिंग में कौन से हैं। ये कह सकता है लोअर से हायर की तरफ लगाओ, ये भी पूछ सकता है, और हायर से लोअर की तरफ लगाओ। तो क्वेश्चन आपके इसमें दो बन सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। मूल्यांकन का उपकरण कहा जाता है टेस्ट को, एग्जामिनेशन को, रूब्रिक्स को, वर्कशीट को, क्विजेज को। तो किसको कहा जाता है? तो देखते हैं, इसका आंसर है 4 और 2। मैं बताता हूँ कैसे। आंसर की में 4 दिया गया है, यानी आपका आंसर होगा आंसर की के हिसाब से, ठीक है। ABDE यानी कि टेस्ट, एग्जामिनेशन, डी और क्विजेज, ठीक है। बट माई साइड से 2 क्यों आंसर, उसका मैं बताता हूँ रीज़न आपको। VCDE इसमें जो रूब्रिक्स नहीं लिया है, बट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि होता क्या है। रूब्रिक्स जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जबकि इन्होंने इसको नहीं लिया। रीज़न पता नहीं, मैं नहीं बता सकता उसको, क्योंकि आंसर की भी चेंजमेंट नहीं हुआ। यह मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, और इसको आपको समझ के आंसर देना है उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पर। ये है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह एक स्कोरिंग गाइड है जो प्रदर्शन के विशिष्ट मानदंडों और मानकों को परिभाषित करता है। इसका उपयोग सब्जेक्टिव या जैसे निबंध, प्रोजेक्ट या प्रस्तुतियों को निष्पक्ष रूप से जांचने के लिए किया जाता है। रूब्रिक्स का प्रयोग, ठीक है, एक प्रकार से मूल्यांकन का तरीका होगा। इसमें आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट एक प्रकार से देखी जाती है, क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी हम लोग आज की डेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी काबिलियत है? ऑब्जेक्टिव में तो आपने शायद ना आता हो, अपने शायद आपने ऐसे ही सोच के लगा दिया हो, आंसर नहीं आ रहा था। और सब्जेक्टिव में तो आपने लिखा। तो दोनों चीज़ों, मतलब प्रोजेक्ट आपने किया, प्रेजेंटेशन दी, तो उसको और वाला लेके आपका एक समराइज करता है आपके पॉइंट्स को। तो रूब्रिक्स हम लोग असेसमेंट यूज करते हैं इस जगह के लिए। वर्कशीट क्या है? यह एक लिखित उपकरण होता है जिसका उपयोग अक्सर फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग करने के लिए करते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि छात्र ने किसी टॉपिक को कितना समझा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है, छोटे मूल्यांकन उपकरण होता है, मतलब कुछ कुछ समय के बीच में से क्वेश्चन, किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया है, जैसे मैं आपसे कुछ पढ़ा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, तो दैट्स आप क्विजेज छोटी छोटी, ये तुरंत फीडबैक आपको मिल जाता है। फिर एग्जामिनेशन जब से लास्ट में होता है, यहाँ परीक्षा का तात्पर्य क्वेश्चन पेपर से है या उसका ठोस माध्यम जिसके द्वारा छात्रों का समेटिव असेसमेंट किया जाता है। और दो चीज़ें जरूर याद कर लीजिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का। फॉर्मेटिव इज अ इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मान लीजिए, और समेटिव असेसमेंट इन द एंड ऑफ टीचिंग, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लर्निंग, एंड द एंड ऑफ में आपका हो रहा है, ठीक है। टीचिंग में याद करना ज़्यादातर स्टेटमेंट पूछा जा चुका है एक बार। और इसको रखा क्यों गया है? शैक्षिक मापन टेस्ट को मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन के सिद्धांत से परीक्षण को अक्सर एक टेक्निक माना जाता है कि परीक्षा टेस्टिंग कर रहे हैं हम, जबकि परीक्षा बंद एग्जामिनेशन रूब्रिक और वर्कशीट को इसमें लागू किया गया है। तो मेरी तरफ से तो ये है, बट अगर कोई ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसको देखूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें अलग से मैं एक बना दूंगा इसके लिए, ठीक है, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। लगभग 1 शिफ्ट में क्वेश्चन था ये, मैंने जब एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर को, टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब मैच द फॉलोइंग आपके पेपर्स में थे सभी। ये था 25 जून का पेपर हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग में। पहला प्रिंसिपल और दूसरा इम्प्लीकेशन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मिलाना है। तो पहला है इंकरेजिंग स्टूडेंट डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू वेल लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, फैसिलिटेटिंग डायलॉग, फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट में। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा होगा। तो आपका देखा जाए तो आंसर होगा आपका सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का थर्ड। देखते हैं कैसे। जब आप देखेंगे तो सीखने के उद्देश्यों के प्रति छात्रों के गहन दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो एक सेकंड होगा, यानी कि टास्क कार्य डिजाइन को कार्यक्रम व्यापी पर्पज से देखा जाना, मतलब कोई चीज़ हम लोगों ने अप्रोच लगा रहे हैं तो टास्क टाइप में हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको, ठीक है। और योगात्मक रचनात्मक का जब हम लोग मूल्यांकन जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वैरायटी ऑफ असेसमेंट, स्टूडेंट का मोटिवेशन जो होगा उसको देखिए होता है क्या, फॉर्मेटिव बीच बीच में होगा, लास्ट में होगा समेटिव, एक असेसमेंट का प्रोसेस हो गया। फैसिलिटेटिंग डायलॉग, फॉर्म ऑफ फीडबैक, फीडबैक के संवादात्मक रूपों को सुगम बनाता है। फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन असेसमेंट प्रैक्टिस। फीडबैक को जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसके शामिल किया जाना चाहिए, इस साथ में इसके साथ फीडबैक को।
इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ व्यक्तिगत छात्रों को शामिल करना, यानी दैट्स अ ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट के द्वारा होना चाहिए, छात्रों द्वारा स्वामित्व की अधिक भावना होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों को देखिए एक सेकंड जो ऑप्शन थे उसी को मैंने एनालाइज कर दिया कि छात्रों को रटने के बजाय विषय को गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु असाइनमेंट या टास्क को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे पूरे कार्यक्रम के उद्देश्यों से जुड़े, यानी प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ना कि केवल परीक्षा पास करने के लिए, तो यानी ओवरऑल मतलब इन द एग्जामिनेशन एंड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड की तैयारी उसकी होनी, समझ आधारी होनी चाहिए। यदि मूल्यांकन को सीखने पर केंद्रित करना है तो केवल एक ही प्रकार की परीक्षा काफ़ी नहीं होती है, छात्रों की रुचि और प्रेरणा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, क्विज का। ठीक है, डायलॉग फीडबैक का अर्थ होता है कि फीडबैक केवल शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, यह तभी संभव है जब फीडबैक प्रक्रिया मूल्यांकन का एक अभिगम यानी एम्बेडेड हो, ना कि अंत में दी गई केवल एक टिप्पणी हो। ठीक है, टिप्पणी नहीं होना चाहिए, एक प्रोसेस के साथ में फीडबैक चलना चाहिए। जब छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया में अपना समय, प्रयास या विचार यानी पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो उन्हें अपने काम के प्रति ऑनरशिप, जिम्मेदारी की भावना का महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब सिर्फ पढ़ा दिया है या फिर कुछ ऐसा किया तो मतलब दूसरे के लिए किया, ऐसा नहीं, उनको ऑनरशिप उस चीज़ की काम की होनी चाहिए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताना, और कुछ आपको लगता हो कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोगों ने सीरीज़ पहले स्टार्ट की थी, आपको क्वेश्चन एनालिसिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप, और जो आपका एकीकृत शिक्षण मानचित्र होता है उसका मूल सिद्धांत क्या होता है, यानी असेसमेंट, एग्जामिनेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट होना चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड सिविक इंगेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, या करिकुलम डेवलपमेंट, ब्रिजिंग प्रोग्राम एंड असेसमेंट। तो जिसका आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड। इसमें हम लोग करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। ये आया था 25 जून के शिफ्ट 2 को क्वेश्चन। इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप के मूल सिद्धांत क्या क्या है, देखिए पहला तो होगा करिकुलम डेवलपमेंट, कैसे पाठ्यक्रम विकास का, यानी कि एक लर्निंग मैप टाइप का हम लोग तैयार कर रहे हैं, इंटीग्रेटिव है। सीखने की सामग्री, विषय, गतिविधियों और शिक्षण पद्धतियों को इस तरह तैयार करना कि विद्यार्थी विभिन्न विषयों और अनुभवों को एक दूसरे से जोड़कर सीखे। ठीक है, मतलब रिलेट करके। क्या जरूरी है, क्यों? छात्र केवल विषय नहीं सीखते बल्कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ें। ठीक है, शिक्षण को अधिक मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी और आपका एप्लीकेशन बेस होना चाहिए, एंड कह सकते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग होनी चाहिए, यानी अनुभवात्मक होना चाहिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन होना चाहिए विषयों के बीच संबंध, ऐसा नहीं कि साइंस वाले को आर्ट का नहीं पता, आर्ट वाले को साइंस का नहीं पता, या कुछ विषयों में होता है ना कि एक बच्चा बिल्कुल अलग चला जाता है, तो उसको रिलेट करने के लिए इंटीग्रेटिव आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है कि पर्यावरण विषय को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित से जोड़कर एक संयुक्त परियोजना बनानी चाहिए। अब ऐसे मॉडल्स लाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज लाई जा रही हैं सब्जेक्ट्स में, कि एक दूसरे से बच्चा पढ़े, मतलब एक साथ में कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के। तो इस तरीके से तैयार करना करिकुलम डेवलपमेंट का। फैकल्टी डेवलपमेंट, संकाय जो मतलब होती हैं, फैकल्टीज़ होती हैं, शिक्षकों को नई पद्धतियों, इंटीग्रेटेड शिक्षण तकनीकों और मूल्यांकन तरीकों में प्रशिक्षण देना। अब देखिए मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों ऐड की है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट ना करें, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है कभी आपको फैकल्टी डेवलपमेंट पूछ दें, आई थिंक आपकी समझ आता है, पर आपको ना समझ में आ रहा तो आपका वीडियोस के थ्रू नोट्स में आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करिए कि जो आपको नहीं याद होते हैं। शिक्षक इंटीग्रेटेड लर्निंग को क्लासरूम में लागू करने के लिए तैयार होने चाहिए। उन्हें नई शिक्षण रणनीतियाँ और तकनीकों और आकलन के तरीके सीखने को मिलते हैं, सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है, यानी कि टीचर्स का भी एक प्रकार से डेवलपमेंट करना। इंटीडिसिप्लिनरी टीचिंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। तो इंटीडिसिप्लिनरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। असेसमेंट इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो यह मापता है कि विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं और सीखने के लिए किस हद तक पूरे हो रहे हैं। देखिए पहला तो हो गया आपका करिकुलम डेवलपमेंट, सेकंड टीचर का मतलब फैकल्टी का डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज असेसमेंट। विद्यार्थियों को प्रगति का पता चलता है, शिक्षक को फीडबैक मिलता है कि शिक्षण कितना प्रभावी हुआ, और पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधारने में मदद भी मिलती है इससे। कैसे किया जाता है, जैसे फॉर्मेट असेसमेंट, परफॉर्मेंस टास्क, पोर्टफोलियोज आपके, रिफ्लेक्टिव असेसमेंट्स होने, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो फीडबैक के लिए होते हैं या फिर आपका असेस करने के लिए भी होते हैं।
तो आप ये याद जरूर कर लीजिएगा कि फॉर्मेटिव, परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव असेसमेंट, इस सारे चारों आपके जो मतलब मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये सारों एक एक पीवाईक्यू बन चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या प्रीवियस ईयर्स में। तो आप जरूर इसको, या तो अभी वीडियोज़ में आपको तो डेटा मिल ही रहा है, इफ सेल्फ में भी आप इसको गूगल करके या किसी चेक कर सकते हैं किसी तरीके से कि आप इसकी नोट्स बना लें आप। नेक्स्ट है रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। पाठ योजना जो लिखी जाती है उसको कैसे मतलब पुनर्व्यवस्थित करना है, सही लगाना है ABCD को। लेसन ओपनिंग, प्री प्लानिंग, लेसन लेआउट, क्लोजर ऑफ लेसन, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 4, यानी कि BACED। बी पहले आएगा, यानी प्री प्लानिंग होगी, सबसे पहले हम लोग पूर्व योजना बनाएंगे। लेसन लेसन की ओपनिंग होगी, लेसन का लेआउट होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करेंगे, क्लोजर ऑफ लेसन लास्ट में जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, क्लोजर एंड में होगा, प्री प्लानिंग पहले होगा। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ करने के लिए, कभी कभी कोई चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो प्री तो होनी चाहिए प्लानिंग, और लास्ट में तो क्लोजर करेंगे आप लेसन का। इस तरीके से भी आप याद कर सकते थे। आइए देखते हैं इसका कैसे। पहले तो हम लोग प्री प्लानिंग करेंगे किसी चीज़ के लिए, या इसमें लिखने से पहले शिक्षकों को उद्देश्यों, छात्रों के स्तर, आवश्यक सामग्री के बारे में सोचना। जैसे एक टीचर पता हो कि उसको क्या करना है आगे, तो पता होना चाहिए टीचर का एम ये पढ़ाना, छात्रों का लेवल क्या है, क्या पढ़ाने के लिए कितना चाहिए, मटेरियल तैयार करना उसके तरीके से। तो ये प्री प्लानिंग में आ जाता है। फिर लेसन प्लानिंग, लेसन ओपनिंग होती है। योजना बनाते समय अगला चरण यह तय करना है कि पाठ की शुरुआत कैसे की जाएगी। प्रस्तावना यानी पूर्व ज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं प्री प्लानिंग के टॉपिक के बाद आने वाला प्रोसेस। पूर्व ज्ञान जो उनका पिछला नॉलेज है उसको कैसे जोड़ा जाए, और छात्रों का ध्यान कैसे आकर्षित करें। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो क्लास को अगर एंगेजमेंट नहीं रख सकता तो टीचर नहीं बन पाएगा। रीज़न तो ये है ना, क्योंकि एंगेज भी रखना है, बच्चों को सिखाना ही तो है चीज़ों को, तो पता होना चाहिए उसको पूर्व ज्ञान कितना है। फिर होता है लेसन का लेआउट तैयार करना। यह लेसन प्लानिंग का मुख्य मतलब मैन है, प्रस्तुतिकरण है। इसमें रूपरेखा तैयार की जाती है कि विषय वस्तु को कैसे समझाया जाएगा, कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा। पहले प्री प्लानिंग कर ली हमने कि क्या क्या गोल्स टाइप के छोटे छोटे रखने की, इसमें चीज़ों को हमें पैरामीटर रखना है। सेकंड हमने लेसन ओपनिंग की, थर्ड में लेसन लेआउट बनाया, एंड दैट एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। मुख्य सामग्री सिखाने के बाद में जब हमने सिखा दी प्रोसेस में, छात्रों को अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए गाइडेड और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दिया जाता है, यानी अभ्यास कर, जिसे हम लोग होमवर्क कहा करते थे, जिससे वो उस चीज़ में थोड़ी देर कह सकते हैं कि इन्वॉल्व रहें चीज़ों को लेकर। और क्लोजर ऑफ लेसन, अंत में यह योजना बनाई जाती है कि पाठों कैसे समेटा जाए, मुख्य बिंदु को दोहराया जाएगा और अंत में निष्कर्ष निकाला जाएगा। यानी कोई चीज़ टीचर ने एक पढ़ाई, पहले उसने उद्देश्य तैयार कर लिया थे, लेसन को उसने जोड़ लिया था कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उसने पढ़ाया, उसके बाद उसने कुछ होमवर्क दिया, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और उसने एंड में किया किया गया जितना पढ़ाया था उसने लास्ट में समराइज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है ये भी 25 जून को आया था शिफ्ट 2 में। द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, दिस कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। शिक्षक छात्रों की कक्षा में पढ़ा रहा है, अच्छा उदाहरण किस चीज़ का हो सकता है। देखिए ये कम्युनिकेशन से भी आप जोड़ सकते हैं, वैसे टीचिंग से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि ग्रुप ही तो है पूरा एक प्रकार से, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। अ, जब संचार होता है, मैं इसको लगा देता हूँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये संचार तब होता है जब 3 या अधिक लोग एक ही साझा गोल के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, टीचर तो पढ़ा रहा है तो सारे बच्चे एक ही गोल के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टीचर हो गया एक कह सकते हैं सेंटर टाइप का हो गया, और रिसीवर कौन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सीखने को इसको साझा करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कौन से, अनस्ट्रक्चर्ड कौन से हैं। फेस टू फेस में हम लोग क्या कहते हैं, डायडिक होता है, यानी दो लोगों के मध्य होता है अधिकतर, या बहुत छोटे, बहुत अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप होगा तभी आप फेस टू फेस बात हो सकती है। मास कम्युनिकेशन एक बड़े, बहुत बड़े एरिया में, और मास कम्युनिकेशन आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, यह तब होता है जब सांस्कृतिक अंतर संचार प्रक्रिया को महत्वपूर्ण को प्रभावी से प्रभावित करते हैं, यानी कि एक दो ऐसे समूह जिनका कह सकते हैं कि कल्चर अलग अलग है बट उनका एक दूसरे से बातचीत हो रही है, तो इंटरकल्चरल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर यूजेज लेक्चर मेथड देन। अब कोई शिक्षक जो लेक्चर हम लोग उपयोग करते हैं, जब हम लोग पढ़ाते हैं टीचिंग क्लासरूम में, आपने पढ़े भी होंगे, तो क्या होता है। ABCD 5 दिए हैं स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट,
It provide original research to the student which are generally not found in textbook. It can dramatize important concept and share personal insight. It is less effective method for promoting thought and changing student attitude. It deals with critical analysis and problem solving. ऐसा इसमें से क्या हो सकता है जो आपको बताना है? तो आंसर इसका होगा वन। अब देखते हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि रीज़न मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है कि नई जानकारी देता है, मौलिक शोध को प्रदान करता है, पाठ्यपुस्तकों में नहीं मिलता है, थोड़ा सा आपको लगेगा नए नए स्टेटमेंट है। हो सकता है अगर आपको याद ना हो तो आप एक नोट कर लेना इसको। इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। देखिए जब एक कह सकते हैं ना, एक टीचर लेक्चर जब देता है तो उसमें आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं हो सकता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि टीचर दे रहा है कोई इन्फॉर्मेशन को और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, टीचर मेन सेंटर गोल हो गया और उसके ऊपर आश्रित कौन है, स्टूडेंट आश्रित हो गया। तो ये तो नहीं होता कैसे भी। अब लिखा है कि इट इज़ लेस इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोमोटिंग थॉट एंड चेंजिंग स्टूडेंट। ये लेस इफेक्टिव नहीं है, यहीं गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। छात्रों को नई जानकारी देना। व्याख्यान विधि सबसे कम समय में बड़ी मात्रा में बहुत सारी जानकारी को एक साथ दिया जाता है। अगर हम डेमोक्रेटिक तरीका अपना लें, जैसे ये तो हम लोग कहते हैं अथॉरिटेटिव तरीका होता है कि टीचर सारी बात बता देता है। अगर हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीका भी अपनाएंगे ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि कभी लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होते किसी तरीके से। तो एक होता है कि तरीका अपनाया जाता है, छोटे बच्चों को एक तरह इसलिए दिया जाता है या फिर काफ़ी समय तक तो गाइडेड इसी प्रकार की टीचिंग चलती है लेक्चर मेथड की। सेकंड है छात्रों को मौलिक शोध प्रदान, मतलब टीचर क्या होता है, रिसर्च करता रहता है अपने क्षेत्र में। होता क्या, बुक्स तो प्रिंटेड हो चुकी, बट हो सकता है कोई नई चीज़ आई हो उस चीज़ को लेकर, टीचर अपडेट रहता है, उसको बताता रहता है। और सी ऑप्शन जैसे दिया था कि यह महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नाटकीय रूप दे सकता है, यानी कि एक कुशल व्याख्याता जो टीचर होगा वो इनसाइट्स और अनुभव को साझा करके आवाज़ के उतार चढ़ाव का प्रयोग करके ड्रामेटाइज, मतलब एक याद रखने योग्य बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया इम्पेन बता दिया, आपको शॉर्टकट आपको बताया आर स्क्वायर वीओसी बता दिया, ऐसा कहीं लिखा तो है ना, ये निमोनिक्स बना दिए, या आपको ऐसे तरीके से समझाए कि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो एक टीचर कर सकता है लेक्चर मेथड में। डी नंबर में क्या है, यह है कुछ समय तक तो मैं बता रहा हूँ, कुछ सारा तो सही है बट लिखा नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग और दृष्टिकोण एटीट्यूड बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कम प्रभावी, गलत। ये पैसिव रिसीवर बनाए रखती है इस जगह पे, ठीक है। और आलोचनात्मक विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए एक्टिव मेथड्स जैसे केस स्टडी, समूह चर्चा की आवश्यकता होती है यहाँ पे। लेक्चर मेथड यहाँ वर्क नहीं करता, ठीक है। तो इसे आप अपने क्लासरूम से अटैच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज द असेसमेंट विच मे आल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल। ऐसा इसमें से कौन सा मूल्यांकन का तरीका है जो अनौपचारिक माना जाता है? समेटिव, फॉर्मेटिव, सब्जेक्ट रिव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। तो आपका आंसर होगा 2 और 4, तो दोनों थे इसके आंसर। यानी फॉर्मेटिव भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, मैं बताता हूँ। देखिए जो अवलोकन होता है ना वो भी, देखिए समेटिव तो होगा ही, फॉर्मल कन्फर्म है। फॉर्मेटिव ऑब्जर्वेशन का क्या रहता है कि जब आपके बीच बीच में होते हैं तो इनफॉर्मल तरीके से चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ऑब्जर्व कोई कर रहा है आपको तो फॉर्मल नहीं करेगा कि आपको बताएगा बताएगा ही चीज़ें, तो इनफॉर्मल होता है, आपको देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है, तो ऑब्जर्वेशन में हो जाती हैं चीज़ें। यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, मैंने बताया फॉर्मेटिव इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मिड में चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को फीडबैक देना और शिक्षण में सुधार करना होता है। इसका नेचर कैसा होता है, जैसे त्वरित प्रश्न चर्चा, मतलब डिस्कशन हो गया, छोटे छोटे क्विजेज हो गए, हाँ ना के जवाब वाली प्रक्रिया हो गई, जैसे कि यस या नो में पूछ लिया कुछ क्वेश्चंस। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किस किस में होता है, यस या नो मैंने बताया, दो ऑप्शन तो आपको बताना है कोई। इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये अंत में जोड़े नहीं जाते, ध्यान रखना है। अभी कभी ऑफ स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड में आपके रिपोर्ट कार्ड में होता है या नहीं, तो नहीं होता, ठीक है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे कि एंड ऑफ सेमेस्टर में। यह फॉर्मल है और हाई स्टेक्स वाला होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, यह रचनात्मक मूल्यांकन का ही एक उपकरण होता है। इस शिक्षक अक्सर कक्षा में अनौपचारिक रूप से छात्रों का अवलोकन करते हैं, इसलिए यह विधि अनौपचारिक कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नॉलेज आपके हैं और असेसमेंट लिटरेसी आपको बतानी है, मूल्यांकन साक्षरता। तो नॉलेज का ज्ञान है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट, व्हाट टू असेस करना क्या चाहते हैं आप, असेसमेंट स्ट्रेटजीज क्या अपनाएंगे, और इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग। देखिए है क्या कि असेसमेंट की चार टाइप, मतलब चार एक प्रकार से ऑप्शन टाइप के हैं, शब्द टाइप के हैं। उनको बताना है कि उनका जो अर्थ निकलता है असेसमेंट लिटरेसी के बारे में, वो आपको बताना है। पर्पज क्या हो सकता है, क्या हमें असेस करना है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका जो आंसर है वो एक है, यानी कि आपका एक का थर्ड हो जाएगा। यानी मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो है आपका रिलेट टू द एजुकेटर पर्पज विद असेसमेंट, एंड दैट आपका क्या मूल्यांकन करना है, तो एसोसिएटेड विद द पर्पज ऑफ असेसमेंट।
क्या पर्पज है, एंड द डीप रूटेड इन द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। असेसमेंट स्ट्रेटजीज क्या कहलाएंगी? An educator assess student learning and content specific knowledge and the interpretation and action taking, that is the educator intention with assessment data। देखिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, इसीलिए मैं इसको समझा देता हूँ। द पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या है कि मूल्यांकन शिक्षक के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक, क्या क्या असेस करना है ये पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है मूल्यों एवं सिद्धांतों में, गहराई से नहीं था ये। कह सकते हैं कि क्या क्या असेस होगा, मतलब एक प्रोसेस के दौरान में, तो ये जुड़ा उस चीज़ से है। उसके साथ में स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी, छात्र की सीख और विषय वस्तु विशेष ज्ञान का मूल्यांकन करना, और इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग होगा, मूल्यांकन डेटा से शिक्षकों का क्या उद्देश्य रहेगा। तो उसी के हैं, इसको आप करिएगा, इसको एक नोट कर लीजिएगा। मतलब ना समझ में चीज़, देखो होता है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो उसको आप याद कर लीजिए या उसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आया तो आपको दोबारा सॉल्व करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट है अरेंज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एज, समस्या समाधान की रणनीतियों का व्यवस्थित करिए आप। Generating multiple possible solution, determining how to implement the solution and evaluating the success of the solution, making decisions, evaluating each solution, defining the problem। देखिए 5 आपको दिए, बस आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कैसे कैसे होगा। ये 26 जून की शिफ्ट 1 का पेपर है, ये ध्यान रखना आपको। पहले होगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आंसर इसका 2 होगा। मैं आपको आंसर इसलिए बताता चल रहा हूँ। देखिए होगा क्या कि आपने सॉल्व किया, आपने कमेंट सेक्शन रोक के वीडियो आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकें आगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे डिफाइन द प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ का जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम उसे आगे कैसे लगाएंगे, तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पता होना चाहिए चीज़ें। फिर होगा जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन, उस चीज़ को बताना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कि क्या क्या समस्या, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग आपसे पूछा गया टॉपिक है, ये भी आपका PYQ रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज़ का आना, ये नहीं पता सही गलत क्या है, पर बहुत सारे आइडियाज़ का आना। एक बार समस्या प्रवासित हो जाने पर मस्तिष्क मंथन करना, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, और बहुत सारे समाधान की सूची तैयार करना। फिर डी नंबर हम लोग जैसे मतलब ऑप्शन के हिसाब से था, इवेल्युएटिंग ईच सोल्यूशन करना, और प्रत्येक संभावित जो समाधान होगा उसका हमें लागत यानी कॉस्ट बेनिफिट, कितना मतलब रिस्क लेना है, तो ये चीज़ें भी आपको गौर करनी है। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन, इवेल्युएटिंग ईच सोल्यूशन, एंड देन मेकिंग डिसीजंस। जब हम लोगों ने ऑपरेशन सारे बहुत सारे कर लिए, मेकिंग डिसीजन एक लिया, फिर हमने क्या किया, निर्धारित किया कि डिटरमाइनिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएटिंग सक्सेस, ये निर्धारित करना कि समाधान को कैसे क्रियान्वित किया जाए और समाधान की सफलता का मूल्यांकन कैसे किया जाए। चुने हुए समाधान को लागू करना, फिर यह सुनिश्चित करने के लिए परिणामों का आकलन करना कि समस्या हल हो गई। तो अगर आप ऐसे भी समझ जाएंगे, डिफाइन किया, जनरेट किया मल्टीपल सोल्यूशंस, उसके बाद में एक कोई मतलब उसमें ही इवेल्युएट किया, एक डिसीजन लिया और फिर उसको लागू किया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग फॉर ऑल मीन्स, क्या होता है लर्निंग का? सभी के लिए अधिगम का तात्पर्य इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड एजुकेशन। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी है। इसका आंसर होगा, वो होगा ABD। देखते हैं कैसे। तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आप कहेंगे कि इसमें भी तो ऑप्शन था, बट एज अ आंसर की देयर इज अ वन आंसर इसका रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सभी को लेकर चलना, कोई छात्र पीछे ना छूटे। जैसे एक क्लास में बहुत सारे विकलांग, हाशिए के समुदाय और भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ चलना। तभी आपने देखा होगा स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ और ड्रेस का क्यों कोड किया लागू किया जाता है कि बच्चा अलग अलग ना दिखे, ठीक है। तो यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन का, और हमारे यहाँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा NEP 2020 हो गया आपका, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है और उसको लागू करना भी चाहिए, सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। इक्विटेबल एजुकेशन होना चाहिए, निष्पक्षता हो, इसका अर्थ है कि वंचित और आवश्यकता वाले छात्रों को सफल होने के लिए अधिक संसाधन और समर्थन दिया जाए, समान परिणाम प्राप्त करने के लिए असमान सहायता देनी चाहिए। अब इसको क्या कहते हैं, अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कभी कभी देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग दे देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे रोनाल्डो आर्किन का कॉन्सेप्ट है, कुछ जगह पे अगर व्यक्ति नहीं है सही, सामर्थ्य नहीं, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देना। जस्ट इस तरीके से कि सबको कुछ असमानता के साथ में, मतलब कुछ है तो उनको दे के आगे बढ़ाएं, जैसे स्कॉलरशिप देना किसी को, और या आवास देना, कुछ समय छात्रावास में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाना, चीज़ें बहुत सारी दी जाती हैं इस चीज़ के लिए। तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन देना, अधिगम केवल सभी के लिए सुलभ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वह अर्थपूर्ण, प्रासंगिक और प्रभावी, इफेक्टिव भी होना चाहिए, रिलेवेंसी वाला भी होना चाहिए, ताकि छात्र वास्तविक कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो ये एक प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ओपन माइंड होना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से कह सकते हैं कि ये टॉपिक पॉजिटिव साइड पे, जैसे इंक्लूजिव में पॉजिटिव है, इक्विटेबल एजुकेशन पॉजिटिव बता रहा है, क्वालिटी पॉजिटिव बता रहा है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
द CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट, किस चीज़ को प्रमोट करता है? ये 26 जून को एग्जाम में आया था। रिजिड करिकुलम को बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन बताता है, लिमिटेड स्टूडेंट चॉइसेस एंड ओनली थ्योरेटिकल लर्निंग। तो आप देखेंगे तो इसका जो होगा वो पाठ्यक्रम चयन में लचीलेपन को शो करता है, ठीक है। और वैसे भी आप ऑप्शन देखेंगे तो रिजिड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड, ओनली थ्योरेटिकल, तो देख रहे हैं पॉजिटिव साइड जा ही नहीं है, तो एक ही पॉजिटिव साइड जा रहा है, क्योंकि अब कुछ चीज़ बाद में आई तो इसका मतलब वो अपडेशन के लिए ही आई होगी, चीज़ें अच्छे के लिए मानी जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें छात्रों को अपनी रुचि और करियर के लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों, जैसे मुख्य मेन करिकुलम हो गया, वैकल्पिक वाले भी हो गए, चॉइस वाले भी हो गए, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम का चयन करने की अनुमति देता है, जिसे पाठ्यक्रम रिजिड की बजाय लचीला हो जाता है, ठीक है। पहला स्टैंडर्डाइजेशन होता है, क्रेडिट इवेल्युएशन और ट्रांसफ़र, जैसे कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं अब एंड ऑफ सेमेस्टर में, तो मतलब जिसे आप उपयोग कर सकते हैं इसको आगे के लिए, ठीक है। स्थानांतरण के लिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना किसी कॉलेज में, तो उसको उपयोग आप कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ये मेनली, क्योंकि हम लोग बात ही आज की डेट में एनईपी 2020 का लक्ष्य ही है कि स्टूडेंट सेंट्रिक को बनाना, और छात्र केवल सैद्धांतिक ना पढ़ें, थ्योरेटिकल ही ना पढ़ें, उसको प्रैक्टिकल जीवन में भी लागू कर सकें। और इंटरडिसिप्लिनरी भी शिक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ एनईपी 2020 को आप पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट उसी के लगभग आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टूडेंट लर्निंग और सेंट्रिक होना, इंटरडिसिप्लिनरी करना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस तरीके की बनाई जा रही हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रोल ऑफ अ टीचर इन द सिमुलेशन मॉडल ऑफ दैट ऑफ, एक सिमुलेशन मॉडल होता है, मतलब एक कह सकते हैं चीज़ें दिखा के बताना कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती, सिमुलेट करना पहले से, बच्चा सीखे एक्सप्लेनिंग, डिजाइनिंग, डिस्क्राइबिंग एंड चूजिंग एक्टिविटी। तो क्या करता है एक टीचर, रोल क्या, मतलब टीचर का रोल क्या है वहाँ पे? उसका काम है डिजाइनिंग करना इस चीज़ को, ये आपको ध्यान रखना। कुछ हो सकता है आपको कभी लगे एक्सप्लेनिंग करना, डिस्क्राइबिंग करना, तो इसको आप जैसे रट लीजिए, इसका आंसर है डिज़ाइन करना। आइए समझते हैं, तो सिमुलेशन मॉडल में क्या होता है, टीचर डिजाइन करता है क्या? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम है सिमुलेशन मॉडल में शिक्षक को वास्तविक दुनिया की स्थिति, रियल वर्ल्ड सिनेरियो या सिस्टम की कक्षा को भीतर के अनुभव में प्रस्तुत करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने होते हैं। इस मॉडल का चयन, भूमिका, रोल से निर्धारित करना, देखो सिमुलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे होगी उसको पहले से एक प्रकार से दिखाना कि इस तरीके से चीज़ होती है, और फैसिलिटेटिंग का भी काम करता है एक प्रकार से टीचर। डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद, पहले तो डिज़ाइन तैयार करेगा टीचर, देखेगा कि किसको क्या क्या रोल करने हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, रूल्स तैयार करेंगे, और एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार करता है टीचर की कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर फैसिलिटेटिंग क्या होगा, एक बार डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद शिक्षक मॉडल के दौरान छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने, प्रयोग करने और परिणामों से सीखने में मदद करता है। सिमुलेशन में छात्र खुद अनुभव से सीखते हैं, इसलिए शिक्षक की भूमिका केवल व्याख्या करने या वर्णन करने की नहीं होती, बल्कि अनुभव को डिजाइन करने, उसका प्रबंधन करने की होती है, ठीक है। तो छात्र तो खुद ही सीख रहा है, तो एक्सप्लेन तो नहीं, बट उसको डिजाइन और प्रबंधन करने की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेंथ, उसकी है आपको बताना है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, असाइमुलेशन एंड अकोमोडेटिव, और ये आपका PYQ है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसका क्या आंसर है, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट बहुत सारी चीज़ों को लाना, कन्वर्ज करना, एक छोटे पॉइंट पे आ जाना। इसे आप समझ सकते हैं कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा यस या नो में, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है छोटी जगह पे। डाइवर्जेंट ओपन एंडेड, मतलब आपसे पूछा कि आपने बंद लिख लीजिए किसी चीज़ पे, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। असाइमुलेशन इस तरीके से करता है, अकोमोडेटिव करना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या कहते हैं, अप्लाइंग आइडियाज़, ठीक है। और डाइवर्जेंट जनरेटिंग क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, इसके अकॉर्डिंग में, मतलब ऑप्शन क्या करें जो आपसे दिया गया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जनरेटिंग क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, बहुत सारी चीज़ों को देखिए, कन्वर्जेंट मतलब हो गया सिंपल, आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट्स अप्लाइंग आइडियाज, ठीक है। डाइवर्जेंट में आपके पास बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट एंड आइडियाज करने की तैयारी करना, असाइमुलेशन करना, क्रिएटिंग थ्योरेटिकल मॉडल्स तैयार करना, और अकोमोडेटिव करना, योजनाओं कार्यों करना जिनसे नए अनुभव में विद्यार्थी भागीदारी करते हैं, अकोमोडेट करना और असाइमुलेशन करना, ठीक है। कन्वर्जेंट यह अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सक्रिय एक्टिव एक्सपेरिमेंटिंग के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इनकी शक्ति समस्याओं को हल करने, विचारों को लागू करने में होती है। डाइवर्जेंट यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में जोड़ते हैं, ठीक है। और असाइमुलेशन अमूर्त अवधारणाओं को चिंतनशील अवलोकन के साथ जोड़ते हैं, इनकी शक्ति सैद्धांतिक मॉडल बनाने और तार्किक रूप से सुसंगत विचारों को व्यवस्थित करने में होती है। अकोमोडेटिव ये लोग ठोस अनुभवों को सक्रिय प्रयोग के साथ जोड़ते हैं, यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये हाथ से काम करने में विश्वास करते हैं, योजनाओं को लागू करने में अक्षय होते हैं और नए अनुभवों के अनुकूल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव दैट डिटरमाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन। आपको बताना है कि हायर एजुकेशन जो शिक्षा में शिक्षण और अधिगम को कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो का एक लाभ है, ठीक है। These are teacher centered, these are make learning focus and achievable, these focus too narrowly on minutes यानी सूक्ष्म बातों, छोटी माइन्यूट बातों पर ध्यान देना, these limits opportunities from spontaneous unilateral outcome occurring during learning experience। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, यानी कि अधिगम को मेक लर्निंग फोकस एंड अचीवेबल, मतलब अचीवेबल इन द सेगमेंट ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव शिक्षा और अधिगम के परिणामों को विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य और स्मार्ट, स्मार्ट आपने सुना होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रीचेबल एंड टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है, रिलेवेंसी के साथ होने चाहिए। अधिगम को केंद्रित करना यह उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों दोनों को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के अंत में छात्र को ठीक ठीक क्या करने में सक्षम होना चाहिए। इससे प्रयास अनावश्यक गतिविधियों के बजाय सीधे मतलब डायरेक्ट गोल पे अचीवेबल होता है, ठीक है। साध्य बनाना, मापने योग्य होने के कारण शिक्षक यह जान पाते हैं कि लक्ष्य कब प्राप्त हुआ। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाती है। तो जो हमारा एडवांटेज है बिहेवियरल ऑब्जेक्ट का स्मार्ट वाला, वो लर्निंग को फोकस बनाना और अचीवेबल बनाना, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सीबीसीएस का चॉइस, उससे पहले भी हम लोगों ने एआईसीडी का फुल फॉर्म किया। तो फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं, स्वयं का पूछा जाता है, मूक का हो गया, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का आंसर होगा। नहीं, 2 आपका था इसमें। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। ये क्या करता है, एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम है जो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में छात्र नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। मैसिव मतलब होता है इसमें हजारों छात्र नामांकन कर सकते हैं। ओपन का मतलब होता है ये मुफ्त या कम लागत पर होता है। कुछ मुफ्त के कोर्सेज होते हैं, कुछ पेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन होता है ये, इंटरनेट के माध्यम से होता है, और कोर्स का मतलब एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है जिसमें वीडियो, व्याख्यान, पठन सामग्री और मूल्यांकन शामिल होते हैं। तो देखिए मैसिव मूक जो है उसका फुल फॉर्म भी है। अब ये पूछा सकता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में सभी चीज़ों को बताना है आपको, कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। उदाहरण में कोर्सेरा है, एडेक्स है, भारत में से स्वयं पोर्टल है। मूक तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर मूक स्वयं आ गया, एडेक्स आ गया, कोर्सेरा आ गया, बहुत सारी मतलब कंपनियां इसको प्रोवाइड कराती हैं, या अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्वयं जैसे प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट लर्नर की, यानी हमें किशोर विद्यार्थियों की विशेषताएं बतानी है। अब किशोर का आप समझ लीजिए किस एज का होगा, तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं बेसिक से पहले वाली एज में, ठीक है। 12 से स्टार्ट हो जाएगी लगभग में। इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी, हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होना, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड इमोशनल वैलिडिटी होना। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th, यानी ACDE। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, उच्च स्तर का आत्म अनुशासन को छोड़कर सारी चीज़ें होंगी। देखते हैं कैसे। बढ़ी हुई भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। हार्मोनल परिवर्तन होते हैं इसी समय, ठीक है। पहचान निर्माण के कारण भावनाएं तीव्र और अस्थिर हो जाती हैं, ठीक है। वे आलोचना और सामाजिक अस्वीकृति के प्रति बहुत संवेदनशील, मतलब बहुत जल्दी एंग्री हो जाना, चीज़ों को अ, समझना नहीं जल्दी, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्योंकि हार्मोनल चेंज उसमें आ जाते हैं। सामाजिक जुड़ाव की प्रबल आवश्यकता है। पहचान निर्माण के लिए सहकर्मी पीयर ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक स्वीकृति और समूह संबंधित होने की आवश्यकता स्वरूप होती है, यानी कि सोशल बढ़ने लगती है। उनका दोस्त बनना, या फिर माइंड में सोसाइटिकल के प्रति एक चीज चेंज में लाना। अमूर्त चिंतन के लिए कॉग्निटिव विकास होता है। इसी अवस्था में छात्र फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट में प्रवेश करते हैं, जिससे वे अमूर्त अवधारणाओं यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग और जटिल समस्याओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और इमोशनल वैलिडिटी, यानी कि किशोर अपनी भावनाओं को समझने और उनकी वैलिडेशन के लिए अत्यधिक उत्सुक होते हैं। वे चाहते हैं कि उनके तीव्र अनुभवों को वयस्क और सहकर्मी स्वीकार करें, उन्हें वैध माने, यानी जो वो सोच रहे हैं उसको वैलिड माने। हो सकता है उनकी अमूर्त थिंकिंग में कुछ हो, पर इमोशनल वैलिडिटी होने लगती है, ज़्यादातर इमोशनल होने लगते हैं। कुछ समय बाद तो उनको वैसे भी समझ में आने लगती हैं चीज़ें, बट इस समय सेशन ऐसा दिमाग में रहता है हार्मोनल चेंज की वजह से। सबसे पहले वो भावनात्मक होने लगते हैं, जैसे कि इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ना, सोशल बिलोंगिंग से बढ़ना, डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ना, एंड दैट आपका इमोशनल वैलिडिटी बढ़ना, ठीक है। और ये आपका गलत हो जाएगा, उच्च स्तर का आत्मसंसन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट मोटिवेशन, कौन सा रणनीति प्रेरणा का समर्थन करते हैं। कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, अट्रीब्यूशन टू द इंटेलेक्ट रदर देन एफर्ट, वर्क दैट टू मच डिफिकल्ट, एम्फेसाइज ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग।
सीखने पर नहीं बल्कि पूरा करने, यानी पूछ रही है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मोटिवेशन को सपोर्ट करती है। तो आपका आंसर होगा इसमें 1, यानी कि आपका पाठ्यक्रम से द कनेक्शन बनाना अक्रॉस द करिकुलम में। देखते हैं कैसे कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम। जब छात्र विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, इतिहास और कला के बीच संबंध देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनका अध्ययन वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप जाएंगे किसी प्लेस पे देखेंगे, कला के बारे में आप कुछ पढ़ेंगे, विज्ञान के बारे में तो देखेंगे आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यह ज्ञान को अधिक अर्थपूर्ण बनता है, हमें पढ़ने का मन बनता है। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? रियल लाइफ में चीज़ें ऐड होने से, ठीक है। प्रासंगिक यानी रिलेवेंस, और आपका प्रोडक्टिव बनाना, जिससे छात्रों को इंटरेस्टिक मोटिवेशन, एक होता है बाहरी मोटिवेशन, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन। आंतरिक का मतलब जो आपके सपोर्ट करता है मल्टीपल टाइम और लॉन्ग टाइम में, जबकि बाहरी मोटिवेशन कुछ समय के लिए होगा, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और सीखने में अधिक रुचि कब लेंगे? जब हम लोग, जब हमारे रिलेटेड होगी, समाज आधारित होगी और उस चीज़ को रियल लाइफ में हम ऐड कर सकेंगे तो हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग, यानी कह सकते हैं आंतरिक प्रेरणा का काम करेगा, ठीक है। अब बताना है आपको अरेंज द स्टेप ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिसर्च में भी होना चाहिए था, टीचिंग में होना चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम का ले रहे हैं और एक एक्शन रिसर्च, रिसर्च का ही हो सकता है। मैंने क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन काम आते हैं। प्लान, रिफ्लेक्ट, एक्शन, ऑब्जर्व एंड फॉलो अप। आपको बताना है कि इसमें से 5 को अरेंज करना है कि पहले कौन सी चीज़ होगी। इसका आंसर होगा थर्ड, यानी आपका जो योजना बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कुछ को, फिर एक्शन करेंगे, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड फॉलो अप। कैसे? हम लोग पढ़ते हैं PAOR, एक्शन रिसर्च का हम लोग शॉर्टकट पढ़ते हैं प्लान, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, और एक फॉलो अप होता है उसके बाद में। यानी हम लोगों ने समस्या की पहचान की, इंटरवेंशन किया, रणनीति तैयार करना और डेटा संग्रह की योजना बनाना। फिर हम लोग उस पर एक्शन करते हैं, फिर उसको अवलोकन किया कि जो एक्शन हुआ उस पर डेटा निकाला, फिर रिफ्लेक्ट किया, एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण करना, परिणामों का मूल्यांकन करना और यह तय करना कि क्या स्टेप सफल रहा, इसमें सुधार की आवश्यकता थी। ये अगले चक्र की शुरुआत हो जाएगी। निष्कर्षों को संस्थागत बनाना और सफलता सुनिश्चित करने के लिए अगले चक्र के लिए योजनाओं में संशोधन करना, यानी उसे फॉलो अप लेना। जैसे कोई चीज़ अगर कमी है तो उसको सही करना, जो ज़्यादा थी उसको कम करना, मतलब एक प्रकार से चीज़ों को एक राइट वे में लेके जाना, तो फॉलो अप में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन बतानी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपको ना कुछ याद रहे। देखिए होता ये है कि ऐसे क्वेश्चन में एक ही दो ऑप्शन से हो जाते हैं, बट होता क्या है, देखना जरूरी होता है सारे ऑप्शन, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन दो वहाँ से ले लिए आपके, दो किसी अदर क्वेश्चन से ले लिए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, अफेक्टिव डोमेन, एनवायरनमेंट एंड कॉग्निटिव डोमेन। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होगा, उसके बाद में किसी से कोलैबोरेट करना यानी सहयोग से क्या होगा, भावनात्मक आपका क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं स्वस्थ शिक्षण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके बाद में कोलैबोरेशन, दूसरों के साथ संबंध बनाने में, जैसे कोलैबोरेट करना किसी चीज़ को लेकर तो एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। अफेक्टिव मैंने बताया था, अफेक्टिव में दृष्टिकोण और भावनाओं पर होता है सारा। अफेक्टिव है ना, दिल से मान ले कोई चीज़ है, ठीक है। और कॉग्निटिव हम लोग क्या करते हैं, एक स्मृति यानी मेमोरी और आपका लॉजिकल वे में उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने कॉग्निटिव में बात की थी किसकी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस को हमने यही किया, एक्सप्लेनेशन आपने देखा। अगली वीडियो में आपको इसके साथ में कुछ एड ऑन मिलेगा आने वाले क्वेश्चंस के लिए। टीचिंग मटेरियल जो आपको मतलब मिलेगा, जो एक PDF फॉर्मेट, जो आपको एक प्रकार के नोट्स ही होंगे, वो आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो, अगली वीडियो जो आएगी। तो अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको वीडियोस की लिंक या जितनी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। यदि आप पहली बार आए थे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके पेपर वन या क्यूज नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी इससे। धन्यवाद।